वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। तो बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है संसद। तो पहले तो हम जानेंगे संसद के बारे में और उसके साथ साथ आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से राज्यसभा के बारे में। तो बेसिकली राज्यसभा के बारे में आज इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, पूरा का पूरा राज्यसभा पढ़ेंगे। इसके बाद राज्यसभा से जो पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लगाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो आपका आरओ का री एग्ज़ाम होगा, है ना, जैसे आरओ का आपका री एग्ज़ाम है, इसके अलावा बीओ आपका लगा हुआ है, ठीक है, इनमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। देखो भाई, देखिए अगर हम संसद की बात करें साथियों, तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है, पहले तो आप यही समझ लो कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से ली गई है। तो पहला तो आपको यही याद रखना है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। दूसरा, जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद जो है साथियों 3 सदनों से मिलकर के बनती है, 3 संस्थाओं से मिलकर के बनती है। ध्यान रखना, देखो ये लिखा है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों इकट्ठे होकर ही संसद कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक अनुपस्थित है, कोई भी एक, और मूल रूप से जो कि कौन होता है, ज़्यादातर केसेस में लोकसभा ही होती है ना, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगा, और राष्ट्रपति भी पद हमेशा कोई ना कोई बैठा ही रहता है, कभी खाली नहीं होता। तो नॉर्मली आप देखोगे कि वो पद जो इनमें खाली होता है, वो संस्था जो खाली हो जाती है वो है लोकसभा। लेकिन नियम यही है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी गद्दी पर नहीं है, कोई एक भी संस्था चालू नहीं है, काम नहीं कर रही है, तो फिर ये माना जाएगा कि संसद सत्र में नहीं है। ध्यान रखना, पेपर में खूब पूछा जाता है संसद किस किस से मिलकर के बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया। यानी 1954 से पहले तक राज्यसभा को कहा जाता था राज्य परिषद, ध्यान रखना, और लोकसभा को कहा जाता था जनता का सदन। बाद में 1954 में नाम आया राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, ठीक बात है, सब जानते हैं, है ना, या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन या चर्चित सभा कहलाती है, ठीक है। राज्यसभा जो होती है साथियों, राज्यसभा राज्य और संघ क्षेत्रों की प्रतिनिधि है, यानी राज्यों की समस्याओं को सीधे सीधे केंद्र तक पहुंचाने का काम कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। लेकिन लोकसभा जो होती है साथियों, ये भारत के लोगों की प्रतिनिधि है, ध्यान रखना। तो पेपर में पूछा जाता है कि बताइए संसद में लोकसभा किसकी प्रतिनिधि है, तो आपका जवाब होगा जनता की, और राज्यसभा किसकी प्रतिनिधि है, तो आपका जवाब होगा राज्यों की, ठीक है। हाँ, हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और ना ही वह संसद में बैठता है, किंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कानून निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को शामिल करना ही होगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी कानून कभी बन ही नहीं सकता। तो इस वजह से राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाना, और कानून बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बनेगा नहीं, इस वजह से इसका अभिन्न अंग है। बात समझ रहे हैं? संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं, ध्यान रखना, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ठीक है, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखती है। सही बात है। संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखो, अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। संसद में सदस्य चुने जाने के लिए कुछ अर्हताएं हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसको भारत का नागरिक होना होगा, उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी, ठीक है, एक शपथ उसे लेनी होगी।
उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है और लोकसभा में जाने के लिए कम से कम 25 साल का होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास ऐसी अहर्ताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हैं। यानी अगर कोई संसद का सदस्य बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में जाना चाहता है तो कम से कम 25 साल का हो, राज्यसभा में जाना चाहता है तो कम से कम 30 साल का हो। ठीक है, और जो भी संसद योग्यताएं विशेष रूप से बना रही है उनका भी पालन उसको करना होगा। ठीक है, तब आप संसद के सदस्य बन पाओगे। आगे देखो, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान है, उनकी भर्ती व सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है, वह स्थायी अधिकारी होता है तथा उसकी नियुक्ति संसद का अधिकारी करता है। संसद के दोनों सदन को राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन नाम का कोई सत्र नहीं होता। ठीक है, इनमें जो सबसे लंबा सत्र होता है वो बजट सत्र ही होता है। आप देखो, फरवरी से लेकर मई तक चलेगा, मानसून जो है जुलाई सितंबर तक चलेगा और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा है शीतकालीन और सबसे बड़ा है बजट सत्र। ये भी पेपर में पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। संसद का प्रथम सत्र बैठक से लेकर सत्र अवसान के मध्य की अवधि है। संसद की सत्र का मतलब क्या है? पहली बैठक से लेकर सत्र अवसान तक के मध्य की अवधि। ठीक है, हाँ। सत्र के दौरान सदन कार्यों संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के अवसान व दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समय अवधि को अवकाश कहा जाता है। ठीक है, संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं, सुबह की बैठक 11 से लेकर 1 बजे तक और दोपहर की 2 से लेकर 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक का कार्य कुछ निश्चित समय, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह होता है, के लिए निलंबित कर सकते हैं। यानी अगर संसद को स्थगन जो है कर दिया गया तो इसका मतलब है कि संसद कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए या फिर कुछ हफ्ते के लिए निरस्त हो जाएगी, बैठक नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं स्पेशली राज्यसभा के बारे में। देखो, सबसे पहले तो राज्यसभा है संसद का उच्च सदन, पहला तो आप यही ध्यान रखो। दूसरा, यह एक स्थायी सदन है, यह भी ध्यान रखना। यानी ये एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी भंग नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा। ठीक है, हाँ। देखिए, संसद उच्च सदन है, जैसा कि मैंने बताया, पहली बार 1952 में स्थापित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली बार कब लगा था ये? 1952 में। पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यानी यह संस्था एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद हो जाएंगे सेवानिवृत्त, यानी रिटायर। ये सीटें चुनाव के द्वारा ये सीटें चुनाव के द्वारा भरी जाती हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन करता है। अच्छा, नॉमिनेट मेंबर कितने होते हैं जिनका मनोनयन होता है? वो 12 होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति एक बार सदस्य बन लिया तो दोबारा भी बन सकता है, तिबारा भी बन सकता है। ऐसी कोई सीमा नहीं है कि आप एक बार ही लड़ेंगे या 2 बार ही लड़ेंगे। ठीक है, मेंबर्स की बात करेंगे तो टोटल मेंबर्स हैं इसमें 250। ठीक है, लेकिन चुनाव की बात करेंगे हम तो देखिए चुनाव 245 पे ही होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। ठीक, उनमें भी जो है 243 डायरेक्टली आएंगे और 2 सीटें हमने छोड़ रखी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 238 सीटें राज्यों द्वारा भरी जाएंगी और 12 सीटें जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगी। तो 238 तो अब ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा शुरू से बता देता हूँ। टोटल सीटें हैं 250, चुनाव होगा 245 पे।
245 को भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है, 200, 238, ठीक है, और 12, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 238 और 12 यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है कितनी होंगी, हाँ जी सही तो है, तो 238 यहाँ से आएंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में 245 सदस्य, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधि होते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया जो ऊपर आपको बता रहा था मैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्यों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। ठीक है, ओके। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है कि ये मेंबर जो है राज्यसभा के कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, तो देखो ध्यान रखना, राज्यसभा का चुनाव वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये बात आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनका चुनाव किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में 2-3 चुनाव ऐसे हैं जो एक ही विधि से होते हैं। उनमें एक चुनाव है राष्ट्रपति का, एक चुनाव है उपराष्ट्रपति का और एक चुनाव है राज्यसभा का। ये तीनों चुनाव एक ही विधि से होंगे और वो विधि है एकल संक्रमणीय। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ध्यान रखना, यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के स्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, मतलब राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो मैंने बात आपको ऊपर बताई। अच्छा, ये आप ध्यान रखेंगे स्पेशली यहाँ पर कि राज्यसभा तो स्थायी सदन है लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल है, और सदस्यों का कार्यकाल है देखो 6 साल, ध्यान रखना। यानी एक बार अगर आप राज्यसभा के सदस्य बने तो 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहोगे। अब पेपर में देखिए यहाँ से एक सवाल आता है, पेपर में सवाल आता है कि राज्यसभा का बताइए कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल। अब उसमें जब बच्चे देखते हैं, स्टूडेंट देखता है, तो उसमें 6 वर्ष भी ऑप्शन होता है। अब क्योंकि उसने पढ़ रखा है कि 6 साल जो है कार्यकाल होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो ये नहीं देखता है कि वो कार्यकाल राज्यसभा का पूछ रहा है या राज्यसभा के सदस्यों का पूछ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ही बता आते हैं। यहाँ पर जब पेपर में पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल बताइए, उन्होंने देखा 6 साल लगा दिया, बात खत्म, और पेपर में सवाल गलत हो जाता है। तो ये बात आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि जो कार्यकाल है 6 साल वो राज्यसभा का नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्यों का है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा तो कभी भंगी नहीं होती, तो हमेशा रहेगी, ठीक है। हाँ, अब देखो, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए, हमने ऊपर पढ़ लिया। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये बात हमने उपराष्ट्रपति में पढ़ी थी, है ना। जो भी व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बनेगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। देखो, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको ना क्लियर हो तो कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, सही बात है। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं हो सकता। यानी उसे हटाने का ही कोई प्रस्ताव चल रहा है तो फिर उसे अध्यक्ष की गद्दी पर नहीं बिठाया जाएगा, सही है। जब उपराष्ट्रपति को उसके हटाने संबंधी विचाराधीन हो तब उपसभापति पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। यानी जब देखो, जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव होगा तो सभापति गद्दी पे नहीं बैठेंगे, और जब उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव होगा तो उपसभापति गद्दी पे नहीं बैठेंगे। लॉजिक ये है यार, जिसको हटाया जा रहा है उसी को आप अध्यक्ष की गद्दी पे बैठा दोगे
तो क्या वो प्रस्ताव पास होने देगा? वो होने ही नहीं देगा, यही बात है ना। तो फिर उसको उस समय गद्दी पे नहीं बिठाया जाएगा, सीधी सी बात है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। वर्ष 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये बात आप ध्यान रखना। लोकसभा में भी आप अगर चाहें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी को ही देख लो आप, तो मोदी जी जो है गुजरात के हैं, लेकिन चुनाव यूपी में आके लड़ते हैं, वाराणसी में। वैसे ही राज्यसभा में भी ये नियम है कि आप पूरे भारत में कहीं से भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपने राज्य से ही होंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है, वो है क्या? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की शक्ति मूल रूप से राज्यसभा के ही पास है, औरों के पास नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब जैसे IAS है ना, ये क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। IPS इंडियन पुलिस सर्विस, SP साहब अखिल भारतीय सेवा है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस अखिल भारतीय सेवा है, जिसको राज्यसभा नहीं बनाया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं अगर कोई बनानी है तो वो राज्यसभा ही बनाएगी, ध्यान रखना। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निमित्त एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निमित्त एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है। 8 संघ राज्यों में से केवल सिर्फ 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास राज्यसभा की सीटें हैं। अन्य 5 संघ शासित क्षेत्रों के पास, चूंकि उनके पास आबादी काफ़ी कम है, इसलिए राज्यसभा की उन्हें कोई सीट नहीं दी गई है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों तथा केंद्र राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है। 4वीं अनुसूची में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, ठीक है। यानी अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनवा सकती है। राज्य सूची मतलब देखो 2-3 सूचियां होती हैं। पहली होती है केंद्र सूची। केंद्र सूची में लिखे विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे रेल है, बैंक है, डाकखाना है, स्पेस है, ये सब केंद्र सूची में है। राज्य सूची में लिखे विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, जैसे पुलिस है, ठीक है, हाँ, लोक प्रशासन है, ये सब राज्य के विषय हैं। तो अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनवा सकती है, अगर ऐसा प्रस्ताव वह पास कर दे तो, ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकालीन स्थिति में केंद्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित किसी भी विषय पर संपूर्ण अधिकार या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की केंद्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल के लिए एक प्रस्ताव पारित किया यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। यानी अगर राज्य खुद ये कह रहा है कि साहब हमारे विषयों पर आप कानून बनाइए, तो फिर उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू कराने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, हाँ। यानी अगर किसी राज्य का कानून किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करवाने में दिक्कत कर रहा है, तो केंद्र सरकार उस कानून को रद्द करके अपना एक नया कानून बना देगी, ध्यान रखना, ठीक है, हाँ। संविधान के अनुच्छेद 80(1) का ख में कहा गया है कि राज्यों और संघ क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर के राज्यसभा बनेगी। राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की जनसंख्या संघ राज्यों को प्रतिनिधित्व
उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किसी राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। भारत की पहली अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा में नामित किया गया वे नरगिस दत्त थी। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक था। इसके अलावा जयललिता राज्यसभा की सदस्य थीं जो 1984 से लेकर 89 तक अपने पद पर रहीं। ठीक है, इसके बाद बैजंती माला भी रही है, ध्यान रखना, 93 से 99 तक। इसके अलावा देविका रानी चौधरी भी 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार करने वाली पहली अभिनेत्री थी। ठीक है, ध्यान रखना। राज्य सूची में शामिल विषयों पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। ठीक है, तो मतलब राज्यसभा ये कहेगी तो कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना दो, लेकिन वो काम अकेले राज्यसभा नहीं करेगी, कानून बनाने का काम संसद के द्वारा ही किया जाएगा। इसी के साथ राज्यसभा वाला चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम लगाते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे लगाते हैं कुछ सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हो MPPCS 2010 में पूछा गया प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 250, सबको पता है। ठीक है, लेकिन चुनाव 245 पे होता है। ठीक है, हाँ, जिनमें 238 और 12 सीटों का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? फिर से वही सवाल है, आप कर पाओगे आसानी से। 280 सदस्य, 275 सदस्य या 250 सदस्य? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। PPSC में पूछा गया प्रश्न है, ये देखो, इन पर विचार करिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, गलत बात है। होता तो है, दिल्ली का है, पांडिचेरी का है, जम्मू कश्मीर का है। निर्वाचन झगड़ों का फैसला मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का झगड़ा, इसका फैसला करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो ये भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल कहाँ होती है? लोकसभा राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति भी तो होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें तीनों ही गलत हैं, ध्यान रखना। IAS में पूछा गया प्रश्न है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का फैसला करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान परिषद द्वारा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद द्वारा या नगर पालिका के सदस्यों द्वारा। सही जवाब है राज्यों की विधानसभा द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 2-4 सवाल और लगाते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, गलत बात, 6 साल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे, ये भी गलत है, 30 साल होगा यहाँ पर। तो पहला और तीसरा सही है, बाकी सब गलत हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, PCS में आया हुआ सवाल है 2014 में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, पता नहीं आपको दिखेगा भी कि नहीं। देखो, कथन और कारण टाइप का सवाल है। कथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सही बात है। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखो, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन, इसके सदस्य आजीवन होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्षों बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए, कुछ सदस्य नहीं, यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कितने, तो 1/3। कुछ में तो फिर कुछ भी हो सकता है, 1/3, 2/3, आधे, तो ये सही नहीं है, ध्यान रखना। और बी और सी दोनों, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इसका आंसर बी और सी दोनों कर देंगे, बट ये गलत है। कुछ सदस्य नहीं, 1/3 आपको बताना पड़ेगा प्रॉपर, तभी सही माना जाएगा।
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो भैया राज्यसभा का कार्यकाल कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसमें 6 साल वाला लगा जाएंगे कि 6 साल ही तो होता है। 6 साल नहीं होता भाई, समाप्त होने का कोई विषय नहीं है। एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगा। बात क्लियर है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है भैया? तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना सुप्रीम कोर्ट। संसद खुद नहीं कर सकती क्योंकि स्थायी सदन है, तो कैसे भंग करेगी? चलिए और देखो साहब, इनमें से राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। मेंस में आया हुआ सवाल है, पीसीएस में। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सही बात है। इसके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव, भाई प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चुनती। अपने सदस्य को कहाँ चुनती है? वो तो उपराष्ट्रपति बनता है। तो अपना सदस्य क्या होता है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। महान्यायवादी में हमने पढ़ा था कि महान्यायवादी लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी बोल सकता है। तो केवल ए ही इसका सही जवाब है, बाकी सब गलत है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? देखो, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर नहीं, राष्ट्रपति द्वारा 5 साल बाद नहीं, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, कभी भंग नहीं होती। एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिर से वही सवाल है, उसको हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं 12। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको देखो, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित हुई कौन थी? तो अभी हमने जस्ट इसको ऊपर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? नरगिस दत्त। ये भी हुई हैं, ये पहली हैं, इसके बाद ये भी हुई हैं, ये भी हुई हैं और ये भी हुई हैं। ठीक है, हुए तो सब है, बट पहली पूछ रहा है तो पहली यही है। यहाँ पर आप देख लो, इन सब के बारे में जानकारी लिखी हुई है, वही जानकारी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, देविका रानी नहीं हुई है, ध्यान रखना। देविका रानी को मिला है पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये राज्यसभा के लिए नहीं गई थी, ध्यान रखना। राज्यसभा में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है भैया? 30 साल है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी। ये देखो, निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर, उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, सही बात है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत होने चाहिए, नहीं, कहीं से भी लड़ सकता है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, हाँ ये बात तो है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। ठीक है, चलो और देखते हैं एक आध सवाल। चलिए, मेंस के सवाल है ये। अब जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं सर मेंस की तैयारी कैसे होगी यार? तो अगर आप प्री की तैयारी अच्छे से कर लो ना कायदे से, तो मेंस की 50% तैयारी प्री में ही हो जाती है। अब यहाँ पर ये सवाल सारे मेंस के नहीं हैं और आप इन्हें कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको। प्री को इतना अच्छे से पढ़ लो कि मेंस भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखो, कौन सा कथन राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा अभ्यर्थित संकल्प पारित करना होगा, ऑप्शन बी। सही नहीं है, तो ये बात भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये बात सही है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, यही बात सही नहीं है, ध्यान रखना। राज्यसभा विधि नहीं बनाएगी, विधि बनाएगी संसद। राज्यसभा के लिए विधि कोई कैसे बना देगी? यहां पर कह रहा है विधि केवल राज्यसभा बनाएगी, तो यही बात गलत है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और देखते हैं 2-4 सवाल। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा धन विधेयक को ना ही रोक सकती है,
ठीक है, और ना ही कोई खास ऐसा संशोधन कर सकती है। जैसा लोकसभा भेज देगी उसे मानना पड़ेगा। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ये बात सही है, नहीं कर सकती। ये अधिकार मुख्य रूप से लोकसभा के पास है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, तो चर्चा क्यों नहीं हो सकती? वार्षिक वित्तीय विवरण कुछ अलग थोड़ी होता है, यहाँ पर बात कर रहा है बजट की, तो बजट पर तो चर्चा हो सकती है, क्या दिक्कत है? ये बात इसमें गलत है। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, बजट पर चर्चा हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे और देख लो बस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था, यूपीपीसी मेंस में आया है, आर्टिकल 249। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो उन लोगों को भी जवाब अब मिल गया होगा जो लोग कहते हैं मेंस की तैयारी कैसे होगी। यार ये सारे सवाल मेंस के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी इस चैनल पर एक साथ कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत आसानी से। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।